जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म इस प्रकार 6 ऋतुएं बताई गई हैं और प्रत्येक ऋतु के अंतर्गत 2 महीनों का समावेश किया गया है। इस प्रकार 12 महीने 6 ऋतुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में चरक संहिता में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में और अष्टांग संग्रह में वृद्ध भागवत जी ने सूत्र स्थान के 4th अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत हम आज हेमंत ऋतुचर्या के बारे में बात करते हैं। ऋतुचर्या का मतलब जो सीज़न चल रहा है वो ऋतु, और चर्या मतलब उस सीज़न के अकॉर्डिंग हमें कैसा आहार विहार लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, इसका वर्णन बताया गया है। हेमंत ऋतु आती है। हेमंत ऋतु के अंतर्गत मार्ग, शीर्ष और पौष ये 2 माह आते हैं और इंग्लिश कैलेंडर से हम देखते हैं तो मिड नवंबर से मिड जनवरी तक का समय हेमंत ऋतु का रहता है। तो इस सीज़न में हमारी जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। बाहर बहुत शीतल वायु होने से हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकलती और वो अंदर ही हमारी जठराग्नि को बहुत प्रदीप्त कर देती है। इस समय जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है और वह गुरु भोजन को पचाने में भी समर्थ होती है। इसलिए हमें इस समय जठराग्नि के अनुसार अनुकूल गुरु भोजन का सेवन करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जठराग्नि या तो नष्ट हो सकती है या बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होकर हमारी ही धातुओं का पाचन करना शुरू कर देती है। रस, रक्त आदि धातुओं का पाचन स्टार्ट हो जाता है तो वात बढ़ जाती है और हमारे शरीर में रुक्षता आ जाती है और बल क्षय हो जाता है। इसलिए हमें जठराग्नि के अनुसार भोजन करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में हमें किस तरह भोजन करना चाहिए? हेमंत ऋतु में हमें मधुर, अम्ल, लवण इन 3 रसों की प्रधानता युक्त भोजन करना चाहिए और गुरु गुण से युक्त भोजन करना चाहिए और स्निग्ध भोजन करना चाहिए। मधुर अम्ल में आते हैं जैसे मीठी चीज़ें या दूध से बने हुए पदार्थ जैसे खीर, मलाई, रबड़ी, घी, इनका हम सेवन कर सकते हैं। तले हुए घी से बने हुए पदार्थ जैसे मिठाइयाँ, पेड़े, इनका हम सेवन कर सकते हैं। घी को हम चावल में, खिचड़ी में, रोटी में ऊपर से लगाकर भी ले सकते हैं। तेल का सेवन कर सकते हैं, जैसे तेल में बने हुए तले हुए पकवान, मिठाइयाँ, इनका हम सेवन कर सकते हैं। इसी तरह हम गुड़ और गुड़ से बने हुए पदार्थ जैसे गुड़ और तिल की चिक्की, गुड़ और मूंगफली की चिक्की, गुड़ या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या चिक्की, इनका सेवन हम कर सकते हैं। गन्ने का रस का सेवन हम कर सकते हैं। इस सीज़न में हम दही का सेवन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं और साथ में हमें भोजन के साथ उष्ण जल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं विहार की। तो विहार में हमें नियमित व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, उपटन करना है और अभ्यंग करना है, क्योंकि बाहर शीतलता बहुत होने से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। तो हमें नियमित अभ्यंग जरूर करना है। अब बात करते हैं व्यायाम की। तो हम जब बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेते हैं तो उसको प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है और एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हमारे बॉडी में ना हो, इसके लिए भी नियमित व्यायाम इस ऋतु में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं अनाज की तो हम गेहूँ की रोटी ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं और बाजरा की रोटी भी ले सकते हैं। नए चावल का सेवन हम कर सकते हैं। सब फल में बात करते हैं तो जो भी सीजनल फल इस समय आते हैं, चीकू, संतरा और पपीता, इस तरह सारे जो अमरूद, ये हम इनका सेवन हम कर सकते हैं। सब्जियों में जो भी हरी सब्जियां, लौकी, कद्दू और इस समय जो भी बहुत अच्छी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर, इनका सेवन हम कर सकते हैं। आंवला इस सीज़न में बहुत आता है और आंवला का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। आंवला बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरह हमें सेवन करना चाहिए। और इस तरह हमने देखा कि हेमंत ऋतु में हमें किस प्रकार का आहार लेना है, किस प्रकार हमारी रूटीन हमें दिनचर्या रखनी है। ये जो दिनचर्या है वह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और जो पहले से ही आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करते आ रहे हैं, वो यदि इस ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो वो आगे भी स्वस्थ बने रहेंगे। आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस तरह बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति की भी स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर वो ऋतुचर्या का पालन करेगा तो वह आगे भी स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन यदि जो व्यक्ति
किसी डिसीज़ से ग्रस्त है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या और भी अन्य कोई रोग से वह ग्रस्त है, तो वह इन ऋतुचर्या का पालन नहीं कर सकता है। उसे एक उचित चिकित्सक से उचित परामर्श लेने के बाद ही वह इस तरह की चर्या का पालन कर सकेगा, क्योंकि अगर कोई डायबिटिक है तो वह बहुत ज़्यादा मधुर रस का सेवन नहीं कर पाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो वो बहुत ज़्यादा लवण रस का सेवन नहीं कर पाएगा। तो आप अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इस चर्या का पालन बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग है तो आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही अपना डाइट प्लान बनवाइए और उसी को आप फॉलो कीजिए। इस तरह हमें कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हेमंत ऋतु में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपथ्य है। तो हेमंत ऋतु में हमें वात को बढ़ाने वाला आहार विहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे वात को बढ़ाने वाला आहार, रूक्ष अन्न का सेवन नहीं करना है और लघु अन्न का सेवन नहीं करना। जैसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और हम थोड़ा बहुत भोजन करें, या हम भूख लग रही है और उस समय हम भोजन ना करें, तो इस तरह वात बढ़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा शीतल स्थान पर ना रहें जिससे वात ना बढ़ पाए। इस तरह वात को बढ़ाने वाला आहार विहार हमें नहीं करना है। कटु, तिक्त, कषाय इन रसों का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। तो हेमंत ऋतु में हमें वात को बढ़ाने वाले आहार विहार को नहीं करना है, वात को बढ़ने नहीं देना है। तो इस तरह हमने देखा कि हेमंत ऋतु में हमें किस तरह का आहार रखना है, किस तरह का हमें भोजन करना है और किस तरह हमारी रूटीन या दिनचर्या होना चाहिए। अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।